फ्रेंड्स अब हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक समझेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 को यूज करके। ठीक है, सो कैश बुक में क्या है, ऑल कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ एन अकाउंट। तो जर्नल लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ड्यूअल पर्पस सॉल्व करता है। बुक ऑफ एंट्री मतलब जर्नल का और लेजर अकाउंट का। ठीक है, तो सिंगल कॉलम कैश बुक हमने एग्जाम्पल से देखा, डबल कॉलम कैश बुक हमने देखा। डबल कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक कॉलम ये रहता है, बट अगर क्वेश्चन में दिया है कि भाई डबल कॉलम कैश बुक या टू कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम या बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, तो आपको वो बनाना है जो क्वेश्चन में दिया है। वो कुछ नहीं दिया है तो कैश और बैंक का कॉलम बनाओ, खत्म। फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो अभी हमको पढ़ना है, कैश बैंक और डिस्काउंट ये तीनों भी रहता है उसमें। ठीक है, तो डिस्काउंट में अब नया क्या हो जाएगा, एक्सपेंस रहा तो डेबिट, इनकम रहा तो क्रेडिट। ठीक है, तो अब ये एग्जांपल नंबर 3, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन कैश बुक विथ कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, मतलब ट्रिपल कॉलम फॉर द मंथ ऑफ February 2023। तो कैश बैंक और डिस्काउंट रिसीट में 3 कॉलम, पेमेंट में 3 कॉलम और कॉन्ट्रा जो हम लोग करते हैं वो। सो कैश बैलेंस है 22,000, बैंक ओवरड्राफ्ट है 10,000। सो बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब हमने लोन लिया है, मैंने आपको बैंक बुक में पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी कि बैंक से हमने लोन लिया तो वो हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है। अभी कैश बैलेंस एसेट रहेगा, डेबिट बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी रहेगा, क्रेडिट बैलेंस। तो रिसीट में कैश कॉलम में अमाउंट जाएगा और पेमेंट में बैंक कॉलम में अमाउंट जाएगा, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, और कैश बैलेंस हमारा एसेट बढ़ रहा है, इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट ये लाइबिलिटी है, उसमें क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है रिसीव्ड फ्रॉम रचित कैश एंड अ चेक इन फुल सेटलमेंट, मतलब रचित से कैश मिला, चेक मिला मतलब बैंक मिला, और हमने उसको डिस्काउंट भी दिया है। तो यहाँ पे तीनों भी चीजें रिसीट में, कैश कॉलम में, बैंक कॉलम में और डिस्काउंट कॉलम में जाएगा। ठीक है, मैंने आपको जर्नल लेजर में ये भी समझा है कि कैश और बैंक से जब पैसा मिलता है तो डिस्काउंट भी डेबिट ही होता है, तो ये हमेशा साथ में रहता है, कैश बैंक डिस्काउंट। अगर कैश और बैंक में रिसीट है तो रिसीट साइड में ही, डेबिट साइड में ही एक्सपेंस भी मतलब डिस्काउंट भी रहेगा, और अगर पेमेंट साइड में कैश और बैंक है तो डिस्काउंट भी उसके साथ में ही रहेगा। ठीक है, तो कैश बैंक डिस्काउंट तीनों में जाएगा। पेड सैलरी बाय चेक, पेमेंट किया चेक से तो पेमेंट में बैंक कॉलम में जाएगा। सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड हाफ द अमाउंट इन कैश एंड हाफ बाय बियरर चेक विच इज डिपॉजिटेड इन बैंक। भले ही यहाँ पे हमको बियरर चेक रिसीव हुआ है लेकिन हमने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, ऐसा स्पेसिफिकली दिया है, इसलिए यहाँ पे कैश और बैंक दोनों आएगा पेमेंट में। सॉरी, हाँ, ये कैश बैंक और डिस्काउंट क्यों, क्योंकि 5% कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ है अपने को, इसलिए ये पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट रह गया मेरा। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ये पेमेंट में कैश में जाएगा। ठीक है, और ये सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड, तो आधा पैसा कैश में मिला, आधा पैसा बियरर चेक से मिला जो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। तो कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों भी रिसीट साइड में, डेबिट साइड में जाएगा। परचेज गुड्स एंड पेड 40% इन कैश रिमेनिंग बाय बियरर चेक @3% कैश डिस्काउंट। पेमेंट किया बियरर चेक से, उससे हमें मतलब नहीं है, वो तो बैंक से ही होता है। ठीक है, जब भी बियरर चेक रिसीव होता है तब ध्यान देना है, उसके अलावा जितने भी चेक है वो सब में हमको बैंक ही जैसा ट्रीट करना है। तो कैश, बैंक और डिस्काउंट पेमेंट में तीनों में जाएगा, क्योंकि गुड्स खरीदा है मतलब पेमेंट किया है। उसके बाद है परचेज गुड्स एंड पेड 75% ऑफ अमाउंट इन कैश एंड रिमेनिंग बाय क्रॉस चेक आफ्टर गेटिंग 5% डिस्काउंट। पेमेंट किया है, परचेज किया है मतलब, तो ये भी कैश, बैंक, डिस्काउंट तीनों में जाएगा, पेमेंट साइड में जाएगा। उसके बाद सोल्ड गुड्स @10% TD 10% CD एंड रिसीव बियरर चेक फॉर दिस एंड रिमेनिंग बाय कैश। अब यहां देखो, यहाँ पे क्या दिया है, रिसीव्ड बियरर चेक एंड कैश, और यहाँ पे क्या दिया था, बियरर चेक विच इज डिपॉजिटेड इन बैंक, ये दिया था इसलिए हमने बैंक में डाला था। बट यहाँ पे सिर्फ इतना दिया है कि रिसीव्ड बियरर चेक
इसलिए हम इसको कैश जैसा ट्रीट करेंगे, तो ये कैश में ही आएगा, बैंक में नहीं जाएगा। दोनों में डिफरेंस समझा क्या? बियरर चेक मिला तो हम लोग कैश ट्रीट करते हैं, इसलिए ये सही है। लेकिन बियरर चेक मिला और हमने बैंक में डिपॉजिट किया तो ही वो बैंक में जाएगा। ये डिफरेंस है दोनों में। ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है। एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट है, लाइबिलिटी है, इसलिए वो क्रेडिट में जाता है। फिर बियरर चेक रिसीव किया है तो वो कैश जैसा ट्रीट करते हैं, बट अगर हमने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक जैसा ट्रीट करते हैं। उसके बाद है परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक आफ्टर अ डिस्काउंट, मतलब बैंक और डिस्काउंट ये पेमेंट में जाएगा, क्योंकि गुड्स खरीदा है, पे किया है, तो बैंक में जाएगा और डिस्काउंट में भी जाएगा। अरे कहा गया? हाँ, मुश्ताक पेड बाय चेक, तो ये कैश में नहीं आएगा बेटा। हाँ, ये सिर्फ बैंक और डिस्काउंट में जाएगा। उसके बाद है बैंक चार्जेस इन पासबुक, तो बैंक में पेमेंट साइड में जाएगा। बैंक के चार्जेस से एसेट कम हो रहा है या लाइबिलिटी बढ़ रही है, ऐसा सोचो। पेमेंट हो रहा है बैंक से, तो ये क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में जाएगा। उसके बाद ड्रू फॉर पर्सनल यूज कैश एंड अ चेक, कैश और चेक पर्सनल यूज के लिए निकाला, ठीक है, तो पेमेंट में जाएगा, कैश में और बैंक में। मतलब हमने ओनर को कैश और बैंक बैलेंस दिया तो हमने ओनर को पे किया, इसलिए कैश और बैंक दोनों में जाएगा पेमेंट साइड में, ठीक है। अब हम लोग एक एक ट्रांजैक्शन को डिटेल में समझते हैं। सो फरवरी 23 के लिए ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाना है। कैश बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो कैश का बैलेंस है, कैश अपना एसेट है, उसमें डेबिट बैलेंस रहेगा, इसलिए डेबिट साइड में अमाउंट कॉलम में 22,000 लिखेंगे कैश के कॉलम में, ठीक है। और बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, उसमें क्रेडिट बैलेंस होता है, यहाँ पे दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो पेमेंट में क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में लिखेंगे 10,000। यहां लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2023 February 1, यहां लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2023 February 1, ठीक है। ये नॉर्मल कैश का बैलेंस है, हमेशा एसेट रहेगा, इसलिए डेबिट में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट है, लाइबिलिटी है, इसलिए वो क्रेडिट साइड में जा रहा है। नेक्स्ट देखो, अभी रिसीव्ड फ्रॉम रचित कैश ₹2,500 एंड अ चेक ऑफ ₹3,300 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 6,000। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में रचित। रचित से टोटल 6,000 रुपए लेना था, जिसमें से कैश मिला 2,500, बैंक मिला 3,300, मतलब ही चेक मिला, मतलब ही बैंक मिला 3,300। टोटल कितना हुआ ये? 2,500 प्लस 3,300, 5,800। टोटल 6,000 के सेटलमेंट में 5,800 मिला, मतलब 200 रुपए का हमने उसको डिस्काउंट दिया। कम पैसा मिला 200 रुपए, तो अपना एक्सपेंस बढ़ रहा है, इसलिए डेबिट। तो ये तीनों हमेशा साथ में आएंगे। तो देखो ये भी डेबिट हो रहा है, ये भी डेबिट हो रहा है, ये भी डेबिट हो रहा है, लॉजिकली भी वही हो रहा है, ठीक है। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में डेबिट साइड में कैश कॉलम में लिखेंगे 2,500, बैंक कॉलम में लिखेंगे 3,300, डिस्काउंट कॉलम में लिखेंगे 200। अभी मैंने पहले डिस्काउंट कॉलम लिया है, फिर कैश बैंक लिया है। आपके बुक्स में पहले कैश बैंक फिर डिस्काउंट दिया होगा शायद, तो लिखो कैसे भी, बट सही होना चाहिए आंसर, ठीक है। उसके बाद यहां लिख दो टू रचित अकाउंट और डेट लिख दो Feb 4। नेक्स्ट देखो, अब पेड सैलरी बाय चेक, लेफ्ट में बिजनेस, राइट में एम्प्लॉय। हम उसने हमारे यहाँ पे जॉब किया, उसने हमको सर्विस दिया, उसने हमारे यहाँ सर्विस किया जिसको सैलरी बोलते हैं, तो उसने हमारे यहाँ काम किया, इसलिए हमने चेक से पेमेंट किया। पेमेंट कर रहे हैं ना, पेमेंट में जाओ, बैंक कॉलम में जाओ, 3,500 लिख दो। किस चीज का पेमेंट है ये? सैलरी का है, तो बाय सैलरी अकाउंट लिख दो और डेट लिख दो Feb 5। हो गया आंसर। नेक्स्ट है बेटा पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। अब यहाँ पे कैश या चेक नहीं दिया है तो कैश अज्यूम कर रहे हैं। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, ठीक है। हमने पैसा दिया क्योंकि उसने हमारा एडवर्टाइजमेंट करने में हेल्प किया, एडवर्टाइजमेंट करके दिया हमारा, इसलिए हमने पैसा दिया, पेमेंट किया। पेमेंट कर रहे कैश में, तो पेमेंट में जाओ, कैश कॉलम में जाओ, 1,000 लिख दो। फिर पर्टिकुलर्स में लिखो बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, डेट में लिख दो Feb 7। हो गया। नेक्स्ट देखो, अब
sold goods of rupees 15,000 at 5% cash discount and received half the amount in cash and half by bearer check which is deposited in the bank. ये important है, ठीक है, which is deposited in the bank, इसलिए हम bearer check receive होने पर इसको बैंक बोलेंगे। तो सेल्स है 15,000, इसमें से कैश डिस्काउंट 750 हटा दो, बचेगा 14,250। इसको हमने आधा कैश में दिया 7125, आधा चेक से दिया मतलब बैंक से दिया 7125। बैंक से पेमेंट किया, कैश से पेमेंट किया, देखो दोनों भी एसेट कम हो रहा है, ये भी एसेट कम हो रहा है, पेमेंट है इसलिए क्रेडिट, पेमेंट है इसलिए क्रेडिट। अभी सॉरी ये सेल्स है, एसेट बढ़ रहा है ना, सेल्स है, मेरा ध्यान नहीं बेटा, सोल्ड गुड्स है, तो एसेट बढ़ रहा है, रिसीट है इसलिए डेबिट, ये भी एसेट बढ़ रहा है, रिसीट है इसलिए डेबिट, और मिलना चाहिए था 15,000, मिल रहा है 14,250, तो 750 अपना एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, और ये जो सेल्स का अमाउंट है ये पूरा का पूरा क्रेडिट क्योंकि इनकम बढ़ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो ये रिसीट है अपना। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में कस्टमर, हमने माल बेचा तो एक्सचेंज में हमें कैश मिला 7125, चेक मिला जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया, मतलब ही बैंक बैलेंस बढ़ा 7125, और डिस्काउंट का खर्चा हुआ अपना 750, क्योंकि ज्यादा पैसा लेना था कम लिया तो अपना खर्चा हो गया। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में रिसीट साइड में, डेबिट साइड में जाएंगे, कैश कॉलम में लिखेंगे 7125, बैंक कॉलम में लिखेंगे 7125, डिस्काउंट कॉलम में लिखेंगे 750, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे पर्टिकुलर्स में टू सेल्स अकाउंट और February 11। यहाँ पे मैंने नरेशन आपको नहीं लिख के बताया है, बट आपको नरेशन भी लिखना है हर जगह पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑफ 20,000 एंड पेड 40% अमाउंट इन कैश एंड रिमेनिंग बाय बियरर चेक एट द रेट 3% कैश डिस्काउंट। परचेज है 20,000 का, उसमें से कैश डिस्काउंट हटा दो 600 रुपए, तो अमाउंट पेड है 19,400। अब ये 19,400 का 40% कैश में है और रिमेनिंग बियरर चेक से है, तो दो पार्ट कर दो, 40% 7,760 कैश से और 60% 11,640 बैंक से पेमेंट किया है। पेमेंट है ये तो क्रेडिट साइड में जाएगा, लेफ्ट में बिजनेस, राइट में सप्लायर, माल खरीदा, कैश से पेमेंट किया, बैंक से पेमेंट किया और कम पेमेंट किया, डिस्काउंट मिला है, इनकम बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिट, ठीक है। तो देखो ये तीनों भी चीजें क्रेडिट हो रही है, एसेट कम हो रहा है बेटा यहाँ पे, तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। तीनों भी चीजें क्या हो रही है यहाँ पे, क्रेडिट हो रही है, इसलिए मैंने बोला कैश और बैंक के साथ ही हमेशा डिस्काउंट रहता है। उसके बाद में तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, कैश कॉलम में पेमेंट साइड में, क्योंकि हम पे कर रहे हैं, कैश कॉलम में 7,760, बैंक कॉलम में 11,640, डिस्काउंट कॉलम में 600, पर्टिकुलर्स में लिख दो बाय परचेस अकाउंट और डेट में लिख दो February 15, खत्म। नेक्स्ट देखो परचेज गुड्स ऑफ 10,000 एंड पेड 75% in cash, remaining by cross check after getting 5% discount। परचेस है 10,000, पहले तो कैश डिस्काउंट हटा दो 500, अमाउंट पेड है 9,500, इसका 75% मतलब 7,125 कैश से दिया और 25% मतलब 2,375 बैंक से पेमेंट किया, ठीक है। तो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में सप्लायर, हमने गुड्स परचेस किया और हमने पैसा दिया, एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट, बैंक बैलेंस कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ रही है, बैंक ओवरड्राफ्ट है ऐसा भी लिख सकते हो, और इनकम बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट। मेनली क्या है, पेमेंट किया तो क्या करना है, पेमेंट साइड में जाओ, कैश कॉलम में लिख दो 7,125, बैंक कॉलम में लिख दो 2,375, डिस्काउंट कॉलम में लिख दो 500, खत्म। यहाँ पे नाम लिख दो बाय परचेस अकाउंट, डेट में लिख दो Feb 17, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब सोल्ड गुड्स ऑफ 25,000 एट 10% TD 10% CD एंड रिसीव्ड बियरर चेक फॉर दिस मच अमाउंट एंड रिमेनिंग बाय कैश। बियरर चेक रिसीव हुआ मतलब हम इसको कैश जैसा ट्रीट करेंगे, और ये भी कैश है मतलब कैश और कैश पूरा ही फुल
इसका मतलब क्या, कैश प्लस कैश, पूरा फुल अमाउंट कैश के जैसा ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो एमआरपी है 25,000, पहले ट्रेड डिस्काउंट हटाओ 10%, 2,500 माइनस कर दो, तो सेल्स का अमाउंट है 22,500, उसमें से कैश डिस्काउंट हटा दो 2,250, तो अमाउंट रिसीव्ड कितना है अपना, अमाउंट रिसीव्ड है अपना 20,250। इसके दो पार्ट, भाई बियरर चेक से मिला तो बियरर चेक मतलब ही कैश से मिला, ठीक है। बियरर चेक, इतना अमाउंट हमें मिला बियरर चेक से मतलब कैश से मिला, और बचा हुआ जो अमाउंट है वो पूरा अपने को कैश में मिल गया, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या होगा, कैश ही ट्रीट होगा। तो टोटल कैश रिसीव्ड है 20,250, डिस्काउंट है 2,250, रिसीव हो रहा है तो रिसीट में जाएगा। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में कस्टमर, दिए देखो दोनों भी कैश जैसा ट्रीट करेंगे हम इसको, ठीक है। और डिस्काउंट अलाउड है, एक्सपेंस है, डेबिट में जाएगा। तो टोटल कैश रिसीव्ड है 20,250 रुपीज। तो क्या करेंगे हम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में रिसीट में जाएंगे, कैश कॉलम में लिख देंगे 20,250, डिस्काउंट कॉलम में लिख देंगे 2,250, हो गया आंसर। फिर पर्टिकुलर्स में लिख दो टू सेल्स अकाउंट और फेब 20 लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब परचेज गुड्स फ्रॉम मुस्ताक ऑफ 8,000 एट 10% टीडी, तो 8,000 माइनस 10%, 800 तो बचेगा 7,200, पेड बाय चेक आफ्टर अ डिस्काउंट, तो बचा हुआ क्रेडिट, मतलब एमआरपी 8,000 है, ट्रेड डिस्काउंट हटा दो 800, तो अपना परचेस कितना है, 7,200 का परचेस है, जिसमें से हमने पेमेंट किया है तो 3,800 का पेमेंट किया है, चेक इशूड है 3,880 का, डिस्काउंट मिला है 120 का, तो टोटल अमाउंट हमने कितना दिया, 4,000, तो 7,200 में से 4,000 हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो उधार बचा 3,200। और ये पेमेंट है, पेमेंट है तो ये बैंक में जाएगा इतना और डिस्काउंट में जाएगा इतना, तो फिलहाल हमें बाकी कोई चीज से मतलब ही नहीं है, पेमेंट में लिख देना है, खत्म। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में मुस्ताक, ब्रैकेट में क्रेडिटर, हमने गुड्स खरीदा, बैंक से पेमेंट किया इसलिए डिस्काउंट मिला, और अभी भी 3,200 देना बाकी है, लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए क्या है कि भाई बैंक से पेमेंट किया ना, तो पेमेंट में जाओ, बैंक कॉलम में जाओ 3,880 लिख दो, डिस्काउंट कॉलम में जाओ 120 लिख दो, या लिख दो बाय परचेस अकाउंट February 23 लिख दिया, आंसर खत्म हो गया, ठीक है। डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में सिंपल यही सोचना है कि भाई रिसीट है या पेमेंट है, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है फिर बैंक चार्जेस इन पासबुक, तो पासबुक में चार्जेस लगे तो ये पेमेंट वाला इफेक्ट है, तो पेमेंट में जाओ, बैंक कॉलम में जाओ 250 लिख दो, खत्म। बाय बैंक चार्जेस February 26, बैंक बैलेंस कम हो रहा है ना अपना, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट की लाइबिलिटी बढ़ रही है, दोनों तरीके से सोच सकते हो। तो ये हो जाएगा पेमेंट साइड में, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। उसके बाद है ड्रू फॉर पर्सनल यूज कैश ₹1,000 एंड अ चेक ऑफ ₹1,500, मतलब हमने बिजनेस ने ओनर को कैश भी दिया और बैंक भी दिया, कैश और बैंक से पेमेंट किया है, तो पेमेंट साइड में जाओ, कैश कॉलम में 1,000 लिख दो, बैंक कॉलम में 1,500 लिख दो, खत्म हो गया। यहां लिख दो बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, डेट में लिख दो February 28, अपना आंसर फिनिश, सारे ट्रांजैक्शन हो गए। अब क्या करेंगे, टोटलिंग बैलेंसिंग, और ये डिस्काउंट के साथ क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो डेबिट का टोटल 51,875, क्रेडिट का टोटल 28,525, डेबिट का टोटल बड़ा है, सो डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो क्रेडिट कर देंगे 23,350, क्रेडिट कर दिया तो इमीडिएट यहाँ पे नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग में डेबिट इफेक्ट दे दो, यहाँ लिख दो बाय बैलेंस कैरिड डाउन February 28, यहाँ लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2023 March 1। वैसे ही अभी बैंक का डेबिट का टोटल 10,425, क्रेडिट का टोटल 21,505, ओवरड्राफ्ट है ना क्योंकि, तो क्रेडिट का टोटल बढ़ा है,
है ना। तो क्रेडिट का टोटल और डेबिट का टोटल इक्वल करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा 11,080 रुपीज से। तो डेबिट किया ना बैंक कॉलम में, तो नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग में क्रेडिट कर दो, ये ओवरड्राफ्ट है क्योंकि। तो यहां लिख दो टू बैलेंस कैरिड डाउन फेब 228, यहां लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2023 मार्च 1। ठीक है, ये हो गया कैश और बैंक का। अब डिस्काउंट का क्या होता है वो समझो, इसका अलग से डिस्काउंट अकाउंट बना के डेबिट क्रेडिट करना होता है। कैश और बैंक अकाउंट ही है ये, डिस्काउंट अकाउंट नहीं है। डिस्काउंट अकाउंट अलग से बनाना पड़ता है। तो डेबिट का टोटल करो 3,200 आया, तो डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट में लिख दो 3,200, यहां लिख दो टू सन्ड्री अकाउंट, डेट लिख दो 2023 February 28। ठीक है, फिर यहाँ पे CB1 कैश बुक का पेज नंबर 1 है ये इसलिए। उसके बाद में डिस्काउंट का क्रेडिट का टोटल करो 1,220 आया, डिस्काउंट अकाउंट के क्रेडिट में लिख दो 1,220 बाय सन्ड्री अकाउंट 2023 February 28 CB1। बस खत्म, इतना करना है। और एक्चुअली आपको आंसर में डिस्काउंट अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ये तो बस मुझे समझाना था इसलिए मैंने समझा दिया। और ये डिस्काउंट अकाउंट का क्या होगा, ये नॉमिनल अकाउंट है। हमने एक्टिविटी 1 और 2 में समझा है कि भाई नॉमिनल अकाउंट क्लोज हो जाते हैं ईयर एंड पे। तो ऑन ईयर एंड डिस्काउंट अकाउंट विल बी बैलेंस्ड एंड नेट अमाउंट दैट इज ईदर एक्सपेंस। अगर डेबिट बैलेंस बढ़ा रहा तो एक्सपेंस है, क्रेडिट बैलेंस बढ़ा रहा तो इनकम है, will be transferred to profit and loss account and it will get closed। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होके क्लोज हो जाएगा, जो हमने एक्टिविटी 1 और 2 में ऑलरेडी देखा हुआ है। तो अपना कैश बुक यहाँ खत्म हो गया। अब हम लोग पहले BRS शुरू करेंगे, उसके बाद फिर से सब्सिडियरी बुक्स पे हम लोग आगे बढ़ेंगे।